काफ़ी ग्रामीण लोगों को मन में ख्याल आ रहा है कि अगर हम सर्वे करना चाहते हैं और दस्तावेज जुटाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, ऐसा क्या करें कि वो दस्तावेज जुटा के सर्वे आसानी से करा लें? सर्वे सर्वेक्षण क्या है? क्या वो जो व्यक्ति सर्वे में भाग नहीं लेता है तो क्या उसकी ज़मीन को बिहार सरकार द्वारा हड़प ली जाएगी? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे बिहार में सर्वे का काम पूरे प्रोसेस में चल रहा है और ग्रामीण लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है जानकारी लेने में। वो सोच रहे हैं कि अब हमारा ज़मीन को हड़प ली जाएगी बिहार सरकार द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम अभी बैठे हुए हैं, कानूनगो मैडम है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। जी, मैं विक्रमगंज की सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मैडम, ये जो सर्वे चल रहा है, भूमि सर्वे सर्वेक्षण क्या है? नया खतियान बन रहा है जो पहले 1971 में हुआ था। जो खतियान, उसको ये फिर से नया खतियान बन रहा है। इसीलिए मतलब क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था सर्वे में। जो भी हुआ था खतियान, किसी का खतियान जल गया, फट गया, चोरी हो गया। और ये सर्वे ये इसलिए हो रहा है ना कि सारा चीज़ डिजिटल हो जाएगा। ये फटने का, चोरी होने का ये कुछ भी नहीं होगा। सारा ऑनलाइन, आप सारा खतियान ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। अच्छा मैम, दूसरा सवाल, क्या वो जो व्यक्ति सर्वे में भाग नहीं लेता है तो क्या उसकी ज़मीन को बिहार सरकार द्वारा हड़प ली जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और तीसरा सवाल मैम, काफ़ी ग्रामीण लोगों को मन में ख्याल आ रहा है कि अगर हम सर्वे करना चाहते हैं और दस्तावेज जुटाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, ऐसा क्या करें कि वो दस्तावेज जुटा के सर्वे आसानी से करा लें? ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसका हर सर्वे प्रोसेस बाय प्रोसेस हो रहा है। तो पहले पत्र बन के हो चुका है उद्घोषणा। अभी हमारा फॉर्म 2 चल रहा है स्वघोषणा का। इसमें आपके पास जो भी पेपर है, जो भी उपलब्ध है, क्योंकि लोगों के पास ये तो पता होगा रैयत लोग को कि उनका प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है। वो अपना स्वघोषणा दे सकते हैं। उनके पास जो भी पेपर होगा, रसीद सभी के पास होता ही है। खतियान नहीं है तो वो निकलवा लें, उनका टाइम दिया जाएगा। बस स्वघोषणा देना अभी जरूरी है। इसके कानून को ही यहाँ पे शिविर में एक हमारी शिविर प्रभारी है, एसओ मैम, प्रतिज्ञा मैम, है ना। और यहाँ पे पूरे विक्रमगंज में 2 मतलब कानून को हैं। एक हम नेहा कुमारी और एक शशि कुमार, 2 हैं। और बाकी हमारे अंडर में 21 आमीन है जो कि 100 मौजा को देख रहे हैं। तो पर आमीन हमारे 6-7 मौजा ऐसे सब आमीन को मिला हुआ है। मैम, ये जो सर्वे का काम चल रहा है, इस सर्वे का मुख्य कारण क्या है? सर्वे जो है, जैसे पहले जो सर्वे हुआ था वो सब डिजिटलाइज नहीं था। अच्छा। तो इस बार का सर्वे जो है उसका मेन सिद्धांत है कि इसको डिजिटल करना है, ऑनलाइन करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लीजिए किसी का फट गया या किसी का जल गया या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या किसी को कर्मचारी के पास जाने में, रसीद कटवाने में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब जब ऑनलाइन हो जाएगा सारी चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल रहेगी। आप सेल्फ कहीं भी बैठे बैठे अपनी सारा डेटा देख सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, या सेल हुआ तो ऑटोमेटिक वो डिडक्ट होके आपके अकाउंट पे शो करेगा। मैडम, अभी तक से ये जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो सर्वे में भाग कैसे ले सकता है? दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप अभी प्रपत्र भर के देंगे। अच्छा। और बाकी आगे का प्रोसेस के लिए 3-4 महीने का समय आपको मिल रहा है, उसमें आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देंगे। अच्छा मैम, जो ज़मीन जिसके नाम से है वो सर्वे उसी के नाम से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, दस्तावेज देना पड़ेगा? जैसे देखिए, आपकी रैयती ज़मीन 2 तरीके का है। ठीक। एक खतियानी, एक खरीदगी। तो खतियानी ज़मीन के लिए तो आपको जो भी खतियान में नाम है उससे लेके अभी तक के जो भी जीवित व्यक्ति हैं उसका वंशावली बनवाना है। खतियानी ज़मीन में मतलब कोई भी जो भी प्रपत्र भरा जाएगा वो जीवित व्यक्ति के नाम पे भरा जाएगा। आपके पास फॉर्म जो है या जो डॉक्यूमेंट्स है, कागजात किसी के नाम पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको प्रपत्र प्रेजेंट में जो जीवित व्यक्ति है, जो अभी मतलब जिनका कब्जा है, उसी के नाम पे होगा। ठीक है। आपको खतियानी ज़मीन के लिए खतियान की कॉपी लगा दिए, करेंट रसीद लगा दिए, बंटवारा चार्ट लगाए, वंशावली लगाए, आधार कार्ड लगाए। अगर खरीदगी ज़मीन है, अगर सेल्फ आपने अपने नाम पे ख़रीदा हुआ है तो आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आधार कार्ड, केवाला और रसीद। और अगर आपके पूर्वज ने खरीदा हुआ है तो आप इसके साथ साथ वंशावली मतलब और बंटवारा चार्ट भी लगाएंगे। और खरीदगी ज़मीन में अगर सेल्फ आप अपने नाम पे खरीदे हैं तो सिर्फ प्रपत्र 2 भरेंगे। और अगर उत्तराधिकार के थ्रू आया है तभी वंशावली का जो प्रपत्र है 3-1 वो लगाएंगे।
मैम ग्रामीण लोगों में काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है कि वो बोल रहे हैं कि 2 तारीख तक इसको स्थगित कर दिया जाएगा सर्वे को, तो क्या 2 तारीख तक देखिए, सर्वे प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है, साल 1.5 साल इसका काम करेगा। ये एक स्टेज है, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज शुरू होगा। अच्छा। तो हर स्टेज के लिए एक समय सीमा निर्धारित है। जैसे अगर हम प्रपत्र 2 स्वघोषणा लेने का ही काम 2-4 महीने तक करेंगे तो सर्वे साल भर तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस वजह से हम जैसे अभी स्वघोषणा का काम हो रहा है, मान लीजिए कि आप ऑनलाइन करवाइए, ऑफलाइन करवाइए, शिविर में भी आके करवाइए, या जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे, वो लोग सेल्फ अपना साइबर कैफे पे जाके भी अपलोड करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ऑनलाइन वो करे तो दर्शक को आप थोड़ा सा बता दीजिए किस साइट पे जाकर ऑनलाइन अपना वो कर सकते हैं। ऑनलाइन का एक DLRS की वेबसाइट है। अच्छा। उसमें एक नीचे की तरफ जाएंगे तो सर्वे से संबंधित जानकारी और सेवाएं हैं। अच्छा। उस पर क्लिक करने पे स्वघोषणा अपलोड करने का ऑप्शन है, ठीक है। उस पर आप पर्सनली अगर इंडिविजुअल कोई अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी कर सकता है, या आप साइबर कैफे पे भी जाके उनसे करवा सकते हैं। तो आपको अगर वो भी कर रहे हैं तो भी आपको प्रपत्र यहाँ जमा करना है। जैसे एक आप सबमिट करेंगे तो एक आपको ID जनरेट होगा। हाँ। उस ID को आप अपने प्रपत्र पे मेंशन करिए, और वो समय सीमा मतलब ख़त्म हो जाने के बाद भी आप उसको जमा कर देंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मैम जीवित व्यक्ति एक मतलब जो खाताधारी है वो जीवित है, उसके रहते हुए भी क्या जमीन हमारे और उनके लड़के या पोता पोती के नाम ट्रांसफर हो सकता है? अगर जीवित व्यक्ति कोई दादाजी है मान लीजिए, हाँ। वो अगर मरने के स्टेज में भी है तो हाँ। भी उनकी जमीन उन्हीं के नाम पे रहेगी। ठीक। आप ऐसा वंशावली दीजिए जिसमें आपका भी नाम दर्ज हो। हाँ। जब वो नहीं रहेंगे तो डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, ऑटोमेटिक आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा मैम, वंशावली बनवाते समय क्या बहनों का नाम देना और लड़कियों का नाम देना अनिवार्य है? वंशावली बनवाते समय बहनों का नाम देना अभी अनिवार्य है। अच्छा। जैसा कि बोला गया है। हाँ। और बाकी आप उनसे एक NOC ले सकते हैं। मतलब बहनों से NOC लेना पड़ेगा? जी। अगर मान लीजिए कि बहन अपना नाम अभी नहीं, मान लो कि किसी ने बहन का नाम नहीं डाला, अच्छा। तो भी गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से अगर वो क्लेम करना चाहेंगे तो आपसे ज़मीन ले सकती है। आप वंशावली में नाम डालिए या नहीं डालिए, तो आप इससे अच्छा है कि आप वंशावली में नाम डालिए, क्योंकि प्रावधान तो यही है। थोड़ा सा विशेष जानकारी दर्शकों को आप बता दीजिए। ये देखिए, सर्वे का जो प्रोसेस है उसमें हम आप लोग को एक स्टेप बता देना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर इसका। तो फर्स्ट स्टेप में एक उद्घोषणा होता है जिसको हम लोग प्रपत्र 1 कहते हैं। अच्छा। तो प्रपत्र 1 के जरिए DM सर हम लोग को एक नोटिस निकालते हैं कि हम इस गांव में इस मतलब जो अंचल है इसमें जाके और हर एक मौजा में जाके सर्वे का काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक ग्राम सभा के जरिए हम लोग रैयत को जानकारी दिए कि सर्वे में क्या क्या कैसे कैसे होगा। अच्छा। तो जैसे हम अभी आपको जानकारी दे रहे हैं इस तरह से उन लोगों को भी दिया गया। लेकिन जैसे हर मौजा में मान लीजिए गए तो 100-200 जो भी लोग आए, हाँ। वो तो जान गए, बाकी कुछ लोग नहीं भी जान पाए जो अभी भी आते हैं शिविर कार्यालय में, तो हमारे आमीन पर दिन जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ ही स्वघोषणा लेने का काम स्टार्ट हो गया है। जो प्रपत्र आप लोगों को बताया गया है कि किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पे आप जाएंगे तो सर्वे का फॉर्म बताएंगे तो वो आपको प्रिंट आउट दे देंगे। एक फॉर्म में 2 से 3 से 4 मतलब मैक्सिमम 5 आप खेसरा मेंशन कर सकते हैं। जिसके पास 25 खेसरा है या मान लीजिए ज़्यादा है, वो उसकी कॉपी उतनी ही करके उसको स्टेपल करके संलग्न डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ ये स्वघोषणा का काम आप जब कर देंगे, मान लीजिए 15 दिन 20 दिन जो भी काम चल रहा है, ऐसे ही रूल है कि जैसे एक जो हमारा निर्देशिका है उसके हिसाब से उद्घोषणा के 1 महीने तक के प्रपत्र लेने का प्रावधान है ना। तो उद्घोषणा हमारे DM सर ने 2 तारीख को किया है, तो 2 तारीख के हिसाब से 2 तारीख से 2 तारीख 1 महीना हो गया। इस वजह से ये 2 तारीख का डेट दिया गया था। अब मान लीजिए रैयत के हिसाब से कि अगर मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ है या आ रहे हैं, उस हिसाब से और डेट बढ़ भी सकता है। तो उसके आगे जैसे होगा तो हम लोग बताते चलेंगे। तो 2 तारीख का डेट इसी मतलब उसमें दिया गया था कि 2 को हमारा उद्घोषणा हुआ, उसे 1 महीना का हम डेट लेके चलते हैं तो 2 तारीख को कंप्लीट हो गया। और बाकी मान लीजिए आगे डेट एक्सटेंशन होगा तो उस हिसाब से नोटिस हम लोग बताते रहेंगे। आमीन के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी सबको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे ये होता है कि त्रिसीमाना का बाउंड्री वेरिफिकेशन का। त्रिसीमाना मतलब जहाँ पे 3 गांव का सीमा मिलता है उसको त्रिसीमाना कहते हैं। और सरहद सत्यापन मतलब कि जो गांव का सीमा है जहाँ से मौजा का पूरा मतलब मिल रहा है वो। तो ये दोनों काम जो है ETS मशीन के जरिए होता है। ETS के जरिए ETS मशीन क्या है मैम? ETS इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। अच्छा। मतलब जैसे लेबलिंग मशीन होता है वैसे एक इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव उसका अपडेटेड वर्जन है। तो उससे क्या होता है ना कि डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं आप, हाइट भी मेजर कर सकते हैं, सब कुछ। अच्छा। तो हमारा डिस्टेंस मेजर करने के लिए वो कि काफ़ी दूर तक वो डिस्टेंस 99.9% शुद्ध बताता है। तो हम उसके जरिए वो करते हैं। अब जरीब से जैसे मापन होता था तो उसमें काफ़ी 2-3 कड़ी जो है ना उसका मिस्टेक होने के चांसेस रहते थे, लेकिन ETS के जरिए काफ़ी शुद्धता से मेजरमेंट होगा।
तो अब ये मेजरमेंट जो है ना, ये सिर्फ तय-ए-माना और उसके लिए होगा। बाकी उसके बाद हम सरकारी ज़मीन जो भी होगा गवर्नमेंट का, वो हम रिविजनल खतियान के जरिए कटिंग करके अभी मैप में और उसको भेज देंगे। तो मतलब सरकारी ज़मीन ऑटोमेटिक उसमें से कट जाएगा मैप में से। फिर हमारे पास एक प्लेन नक्शा बन के आएगा। अच्छा। उस प्लेन नक्शा में जो भी अभी आपका प्लॉट नंबर है उसको अपडेट किया जाएगा। मतलब जो पुराना प्लॉट नंबर रिविजनल सर्वे का है वो आगे नहीं रहेगा। जब नया सर्वे होगा तो नया प्लॉट नंबर हो जाएगा। तो हम गांव के उत्तर पश्चिम से सर्वे स्टार्ट करेंगे और दक्षिण पूर्व में जाके कंप्लीट करेंगे। इसमें आपका आबादी वाला एरिया पूरा कंसीडर करते हुए एक साथ में जाएगा। इसमें अब ये बट्टा नंबर वगैरह का जो भी प्रोसेस था पुराना वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे आमीन जाएंगे तो हमारे आमीन प्लॉट का नाप ही नहीं करेंगे। मतलब जैसे हमारा एरियल फोटोग्राफी के जरिए इस बार मैप बना है। अच्छा। तो हमको रकबा स्टेटमेंट मिलता है। अगर मान लीजिए कि 5 साल पहले वो फ़ोटो खींचा गया है, 5 साल के बाद अगर कुछ अपडेशन है तो उसको हमारे आमीन अपडेट करेंगे मेजरमेंट के जरिए। अच्छा। लेकिन अगर जो एज इट इज़ है जो पहले था उसी के मतलब 5 साल की तरह ही है तो वो ऐसे ही रह जाएगा। उसमें जाके सिर्फ नंबरिंग देने का काम किया जाएगा। और आबादी वाले इलाके में, जैसे आबादी वाले इलाके में मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ ही जाएगी क्योंकि एरियल फोटोग्राफी ऊपर से हुआ है, छत तो सबका एक ही जैसा दिखता है, मेड़ तो उसमें दिखता नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत मापी की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे किया जाएगा। अच्छा। ये हो जाएगा, मैप बन के आ जाएगा। तो नया नंबर जो ये आमीन लोग देंगे वो डिजिटलाइज होकर एजेंसी के पास जाके फिर से आ जाएगा। उसके हिसाब से हम जैसे अभी प्रपत्र आपसे ले रहे हैं तो फोटोकॉपी ले रहे हैं, तो हम फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पर रैयत को बुलाएंगे। अच्छा। जो भी मौजा वाइज होगा सेकंड स्टेप में। हाँ। तो अब ये होगा ना कि जैसे अभी काम शुरू होगा तो ये इतना प्रोसेस होने में ये नहीं है कि सारा मौजा का काम एक ही साथ में हो, क्योंकि कुछ मौजा में 200 खींच रहा है, कुछ में 5000 भी है। तो जिसका कंप्लीट जैसे जैसे होता जाएगा ना वैसे वैसे स्टेप बढ़ता जाएगा। तो हम याददाश्त पंजी का काम स्टार्ट करवाएंगे मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, जो भी कागजात आपके पास में है उसका ओरिजिनल कॉपी आप लेके आएंगे पूरा साक्ष्य के साथ में। जो प्रपत्र 2 अभी भरे हैं जरूरी नहीं कि सबका याददाश्त मतलब खुलेगा। उस टाइम में जो साक्ष्य प्रदर्शित करेंगे उसी के हिसाब से अगर वेरीफाई होता है तो आगे का प्रोसेस में आपका नाम कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो याददाश्त पंजी चढ़ गया। उसके बाद आपका एक खेसरा पंजी ऑनलाइन P6 एंट्री होता है, ठीक है। P6 ऑनलाइन एंट्री हमारे आमीन लोग करेंगे। उसको हमारी मैम जब पूरा एंट्री हो जाएगा, जो भी मतलब दस्तावेज नहीं दे पाएंगे जो लोग फर्स्ट स्टेप में, उनका अनाबाद बिहार सरकार के नाम से इस स्टेप में आपकी ज़मीन चढ़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे मैम ने फाइनल किया कि हाँ ये पूरा हो गया अपडेट। उसके बाद हम उसको लॉक कर देंगे। उसका एक खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 और LPM लैंड पार्सल मैप ये रैयत को दिया जाएगा। जैसे रैयत आप हैं, ठीक है, आपकी तबीयत खराब है या मान लीजिए आप उपस्थित नहीं हो पाए, आपका बिहार सरकार ज़मीन हो गया, हम आपको बिहार सरकार का भी पर्चा देंगे। अच्छा। या हमारे जो भी गवर्नमेंट प्लेस है उसके बाहर नोटिस के जरिए हम आपको पूरा जो भी LPM होगा या खानापुरी पर्चा होगा वो चिपकाया जाएगा, ताकि आप अगर यहाँ से नहीं ले पाए हैं तो सरकारी ज़मीन पे जाके वहाँ अपना नोटिस में नाम देख लेंगे। मान लीजिए आपका नाम है, आपके सामने अनाबाद बिहार सरकार लिखा है, तो आपको फिर दावा आपत्ति करने का मौका मिलता है प्रपत्र 8 के जरिए। आप इस राउंड में नहीं आ पाए तो आप सेकेंड राउंड में अपना आके दस्तावेज लेके आएंगे, दिखाएंगे। अगर आपका साक्ष्य सही होगा तो उसके हिसाब से आपका चढ़ जाएगा। या मान लीजिए प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति में जिसका कोई मतलब गलत हो गया है, रकबा खिसरा, या मान लीजिए नाम गलत हो गया, पता गलत हो गया, हाँ, या मान लीजिए एक प्लॉट पे किसी ने कब्जा दिखा दिया है और आपको पता है कि ये नहीं मेरा प्लॉट है, आप नहीं आ पाए थे उस टाइम में, तो उसमें भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। हम दोनों पक्ष को बुलाएंगे, सुनवाई करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में जो दावा आपत्ति आपका होगा वो कानून को उससे होगा, मतलब आप ही लोग के पास होगा सुनवाई। हाँ, मैं और हमारे शशि जी जो है दोनों लोग ये लोग करेंगे। तो इसमें भी अगर मान लीजिए हमसे भी कोई त्रुटि हो गई या मान लीजिए कुछ और लोग होंगे जो नहीं आ पाए तो उनके लिए फिर आप प्रपत्र, इसके बाद आपको एक फिर से अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रकाशन मिलेगा, मतलब प्रपत्र 12 में। अच्छा। ठीक है, प्रपत्र 12 आपको मिला। अगर आप इसमें भी देख रहे हैं जितने लोगों का सुधार 12 में हो गया तो ठीक है, और जितने लोगों का नहीं हुआ है वो जो पार्टिसिपेट उसमें नहीं किए तो 14 में फिर से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए 14 में दावा आपत्ति किए तो हमारी जो शिविर प्रभारी है प्रतिज्ञा में, उनके एंड से आपका सुनवाई होगा। अच्छा। आप मतलब इसमें किए प्रपत्र 14 में मतलब दावा आपत्ति किए, उसके बाद आपको प्रपत्र 18 में फिर से एक मतलब प्रकाशन होगा और प्रपत्र 20 में ROR फाइनल होगा। ठीक है, ROR फाइनल होने के बाद भी एक आप मतलब हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे सासाराम के जरिए भी वहाँ पे भी दावा आपत्ति कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय की है, 1.5 साल का प्रक्रिया है। जैसा कि CM सर के हिसाब से तो वो साल भर का ही है, आगे जैसे समय के हिसाब से देखा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। मतलब ग्रामीण लोग घबराए नहीं अभी बहुत? हाँ, ग्रामीण लोग घबराए नहीं, काम तो बहुत लंबा ही है। लेकिन ये है कि जितने लोग जागरूक होकर अपने प्लॉट के लिए आके कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जैसे रिविजनल सर्वे हुआ था उसमें भी बिहार सरकार के नाम पे ज़मीन चढ़ी थी,
है ना। तो जो बिल्कुल इस 1.5 साल के स्टेज में बिल्कुल अपना भागीदारी नहीं शो करेंगे, आएंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक उनका ज़मीन तो चढ़ेगा ही। भाई आप आपत्ति नहीं करें कि ये मेरी ज़मीन है, तो वो तो चढ़ेगा ही। वो ऑटोमेटिक बिहार सरकार के नाम पे जाएगी। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैयत आके अपना एक तो ऐसा और भी सवाल देखने को मिल रहा है मैम कि जो बिहार सरकार में अपना घर और कब्जा करके रह रहे हैं, तो क्या अगर उनके पास कोई किसी प्रकार का कागज़ नहीं है, अगर कागज़ है तो ही खाता खुलेगा उनके नाम से। अच्छा। अगर कागज़ नहीं है तो नहीं तो खुलेगा। उसी प्रकार से उसको छोड़ दिया जाएगा? जी, जैसे अभी आपका जैसे 2 तरीके का कागज़ होता है बिहार सरकार में, एक बंदोबस्ती पर्चा होगा, एक वासगीत पर्चा होगा। ये भी अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं ना, जिनको भूमिहीन व्यक्ति, उनको दिया जाता है। ये सीओ सर की सिफारिश पे डीएम सर देते हैं। तो अगर वो है तो आप लगा के उसका भी फॉर्म भर के दे सकते हैं। और मैम एक तो ये भी देखने को मिल रहा है गाँव और ग्रामीण में, जैसे कि ये वंशावली जिसके नाम से उसी से स्टार्ट किया जाए या उससे जो पहले पूर्वज थे उनसे स्टार्ट किया जाए? जो वंशावली जो है आप खतियान जो आरएस है आपका 1970-71 वाला, हाँ। वहाँ के नाम से लेके अपने बच्चे तक का नाम, जैसे आपके पिता है हाँ। तो आपके नाम तक का वो दर्ज करें। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पिताजी के नाम पर दाखिल खारिज हुआ है, तो वंशावली कहाँ तक स्टॉप किया जाएगा? वंशावली आप तक का स्टॉप अच्छा, करें। हमारे तक स्टॉप इससे ये बेनिफिट होता है ना कि जब आपके पिताजी नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक हो है जाएगा। ना। चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी मैडम। जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम।